नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। नाजीवाद का उदय वर्ल्ड हिस्ट्री से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक कई वेरियस एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड में ये लेक्चर आता है, फाइनल में ये लेक्चर आता है। वेरियस एग्जाम जो होते हैं जहाँ पे विश्व इतिहास को टच करता है कोई भी लेक्चर, वहाँ पे ये नाजीवाद जो टॉपिक है वो आता है। और नॉर्मली विश्व इतिहास के बारे में जानकारी रखनी है आपको, तो आपको नाजीवाद या हिटलर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए हम ये लेक्चर आगे बढ़ाते हैं, और उम्मीद है आप लोग ये लेक्चर सुनोगे और उसके बाद जो महसूस करोगे आपकी नॉलेज जो है वो इम्प्रूव होगी। तो मैं उम्मीद करूँगा आप ये लेक्चर पूरा सुने। बीच में अगर लेक्चर छोड़ते हैं तो उसके बाद लेक्चर लेने की संभावना जो होती है वो 80% कम हो जाती है। ठीक है, अगर आपको लेक्चर लेना है तो एक ही बार में उसको पूरा कंप्लीट कीजिए। अगर आपको नहीं लेना तो किसी लेक्चर को छेड़ो मत। चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाजीवाद के उदय के बारे में। नाजीवाद का उदय कैसे हुआ था, क्या कारण थे, उन पर हम चर्चा करेंगे। एक एक करके हम ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि दो विश्व युद्धों के मध्य, ठीक है, हमको मालूम है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो दो विश्व युद्धों के मध्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है क्या? नाजीवाद का उदय, जिसने इस अवधि में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न किए। और इस क्रांतिकारी परिवर्तन के जो प्रेरणा थे वो थे एडोल्फ हिटलर। ठीक है, आगे मैं इनकी बायोग्राफी के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। नाजीवाद जो है वो 20वीं सदी के विवेक, बुद्धि और तर्क के विरुद्ध कटु विद्रोह का क्या था? प्रतीक था। जैसे नाजीवाद का उदय हमने पढ़ा था, ऐसे ही फांसीवाद का उदय हमने पढ़ा था, ऐसे ही नाजीवाद का उदय हम पढ़ रहे हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी की हार हो जाती है तो उस समय जर्मनी के अंदर उथल पुथल मच जाती है, क्योंकि जर्मनी अपना अपमान जो है वो सहन करने के लिए क्या नहीं था? तैयार नहीं था। और 30 जनवरी 1936 के दिन हिटलर जो है वो जर्मनी का क्या बन जाता है? चांसलर बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? चांसलर बन जाता है। वह इस पद से संतुष्ट था। जो संतुष्ट नहीं था, क्यों नहीं था? क्योंकि वो संपूर्ण शक्ति को क्या करना चाहता था? अपने कंट्रोल में करना चाहता था। क्योंकि उनके जो राष्ट्रपति थे 1934 में 14 अगस्त के दिन उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसलिए क्या चाहता था हिटलर? हिटलर ये चाहता था कि उसके पास फुल पावर हो। ना कोई राष्ट्रपति के पास वो पावर रही हो, ना चांसलर के पास वो पावर रही हो। वन मैन आर्मी मैं बन जाऊं, ऐसा हिटलर सोचता था। इसलिए उसने क्या किया? इसलिए उसने धीरे धीरे करके शक्ति को अपने हाथों में नियंत्रित करना क्या किया? शुरू किया। अब नाजीवाद के उत्कर्ष के कारण क्या रहेंगे? बहुत सारे लोग पूछेंगे सर रीजन क्या रहा, क्यों उत्पन्न हुआ? कोई तो वजह होगी। कोई भी चीज़ बिना वजह की तो होती नहीं। रीजन बताओ, रीजन क्या है? तो सबसे पहला रीजन आप लोग नोट कीजिए, वर्साई की संधि 1909। ठीक है, आप लोगों को जब प्रथम विश्व युद्ध पढ़ोगे, जब इसके बारे में आप लोग विस्तृत चर्चा सुनोगे। वर्साई की संधि क्या थी? प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी हार जाता है तो उसके ऊपर ही संधि जो है वो थोप दी गई थी, ठीक है, मित्र राष्ट्रों के द्वारा। देखो, जर्मनी के नागरिक वर्साई की संधि से अत्यंत कठोर, अन्यायपूर्ण और अपमानजनक जो है वो महसूस कर रहे थे, क्योंकि मित्र राष्ट्र ने उसके ऊपर वर्साई की संधि थोप दी। आप लोग सोचोगे सर वर्साई की संधि थोप दी क्यों, मतलब क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी और उसके ऊपर जितना भी देश थे उन्होंने जर्मनी को तोड़ने के लिए उसके ऊपर वर्साई नामक संधि थोप दी। और उसके ऊपर उल्टे सुलटे इल्ज़ाम लगा दिए कि तुम्हारी वजह से युद्ध हुआ था, तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ है, इसलिए तुम इस पूरे युद्ध के हर जाने को क्या करोगे? भरोगे। ठीक है, इसीलिए हिटलर ने जर्मनी के अपमान का बदला लेने के लिए ये कहा कि वर्साई की संधि जो है वो हमारे ऊपर क्या की गई है? थोपी गई है। इसलिए उसने इस अपमान का बदला लेने के लिए दुनिया को भड़काया, जर्मनी के लोगों को भड़काया। और इसने एक किताब लिखी, मीन कैम्प की मेरा संघर्ष। ठीक है, हिटलर की किताब है। इसमें वर्साई की संधि को 6 करोड़ लोगों की क्या बताया गया है? लज्जा बताया गया है, उनके लिए अपमान की बात बताया है। तो इसीलिए नाजी दल का ये नारा था कि हम वर्साई की संधि का अंत करेंगे और पुनः हथियार उठाएंगे और जर्मन लोगों को क्या बनाएंगे? एक महान जाति बनाएंगे, एक श्रेष्ठ जाति बनाएंगे, एक श्रेष्ठ देश बनाएंगे। तो ये जो था वो नाजीवाद के उदय का पहला कारण था। याद रखना है, आप लोगों को भूलना नहीं है। ठीक,
चलिए आगे देखो, प्राय ये भी कहा जाता है कि नाजी दल के उत्कर्ष में जो वर्साई की संधि है उसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। लेकिन इसके पीछे और भी महत्वपूर्ण कारण जो हैं वो बताए गए हैं। ये कहा गया है कि वर्साई की संधि के 14 वर्ष के बाद, ठीक है, 14 वर्ष हो गए थे उसके बाद हिटलर का जो जन्म, जो हिटलर का जो उदय है वो हुआ था। तो बताते हैं कि ये भी एक प्रमुख कारण रहा, प्लस ये अपमानजनक जो संधि है ये भी एक प्रमुख कारण रही। तो ये जो जर्मनी के लोग थे उनको ये क्या करती थी, बातें चुभती थी कि देखो हमारे साथ क्या गलत किया पूरी दुनिया ने, ठीक है। तो हिटलर ने क्या किया, इस बात को बुना लिया, कहते हैं ना किसी भी चीज़ को मनवा लेना, ये भी एक टैलेंट होता है ना भाई। 14 साल से और भी लोग थे जर्मनी के, वो तो उन्होंने तो ऐसा किया नहीं, इसी ने ऐसा क्यों किया। तो इसको ये बात बनाना आती थी, इसको ये बात जो है उसको इस्तेमाल करना आया। उसने इस वर्साई की संधि को क्या बनाया, मुद्दा बना लिया। जैसे चुनाव में मुद्दा बना लेते ना, ऐसे क्या बना लिया, मुद्दा बना लिया। चलिए अगला जो है वो है वाइमर गणतंत्र के प्रति असंतोष। अच्छा, आप लोग सोचोगे सब ये क्या है, तो ये है कि जो लोग थे वो जर्मन के जो लोग थे वो गणतंत्रीय सरकार से क्या थे, नाराज़ थे, क्योंकि उसके ऊपर जो हस्ताक्षर किए थे वर्साई की संधि के ऊपर ये इन्हीं लोगों ने किए थे, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग क्या है, इनको मुख्य कारण मानते थे हार की वजह का, ठीक। और इन्हीं की वजह से जो जर्मनी के बहुत सारे क्षेत्र हैं उनके ऊपर विभिन्न विभिन्न लोगों का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। और जो वाइमर वंश था, जो वाइमर गणतंत्रीय सरकार थी, वो क्या है, समस्या का समाधान नहीं कर पाई थी। इसीलिए इससे ये क्या थे, संतुष्ट नहीं थे। और वो चाहते थे कि ये वंश जो है ये क्या हो, पुनर्स्थापित हो, इसके जगह पर कोई और दूसरा आए जो जर्मनी के सम्मान को वापस दिला सके। और लोगों को हिटलर ने यह आश्वासन दिया कि मैं इस वंश को क्या कर दूंगा, रीपैलेस कर दूंगा, इसको हटा दूंगा, ये वंश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह पे एक नया सरकार आएगी, नई गवर्नमेंट आएगी। तो इसीलिए भी लोगों ने क्या किया, हिटलर को चांस दिया, उसको चॉइस दी कि तुम आओ इस वंश की जगह पर, ये जो गणतंत्रीय सरकार है इसकी जगह पे तुम काम करो, ठीक है। समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट कौन था, साम्यवाद का वह, ठीक है। आप लोग जानते हैं साम्यवाद जो है वो रसिया और चाइना की जो गवर्नमेंट है उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है। तो 1917 में रूसी क्रांति का यूरोप पर बहुत बड़ा क्या है, प्रभाव पड़ा और साम्यवाद का प्रभाव जो है वो पूरे यूरोप में बढ़ने लगा। तो जर्मनी के पूंजीपति उद्योगपति थे वो चिंतित थे। तो आप लोग सोचोगे सब चिंतित क्यों थे, क्योंकि साम्यवाद के अंदर सब कुछ क्या होता है, गवर्नमेंट का हो जाता है, ठीक है, जनता की हिस्सेदारी हो जाती है और पूंजीवाद में केवल उस पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है। तो इस स्थिति में जो साम्यवादी लोग थे, वो जो साम्यवादी विचारधारा थी उससे क्या है, उससे लोग चिंतित थे कहीं जर्मनी के ऊपर साम्यवाद का प्रभाव ना आ जाए और हमारे उद्योग धंधे जो है वो चौपट ना हो जाए। इसलिए जो बिजनेसमैन थे वो नाजीवाद दल को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे कि कैसे भी करके नाजीवाद खड़ा हो जाए जर्मनी में और ये हिटलर जो है वो साम्यवाद को रोक सके, साम्यवाद की चुनौती को दे सके। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा कि साम्यवाद से रक्षा करना जर्मनी की, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। और जो पूंजीपति थे उन्होंने क्या किया, हिटलर को सपोर्ट किया, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत के रूप में जर्मन राष्ट्रीयता के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या था, साम्यवाद था। जिस नाजी दल ने क्या किया, नाजी दल ने यह भरोसा दिलाया कि हम इसको क्या करेंगे, रोक देंगे। इसलिए जर्मनी के जो उद्योगपति थे जिनमें नाम आता है थीसन का नाम आता है, एमिल का नाम आता है, किरमार का नाम आता है, इन्होंने बहुत सारा पैसा जो है वो हिटलर को दिया। अब आप लोग सोचोगे सब क्यों दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि प्राइवेट कंपनियां बंद हो जाएं जर्मनी के अंदर, क्योंकि साम्यवाद के आते ही प्राइवेट कंपनियां क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, क्योंकि साम्यवाद के अंदर संपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो क्या होती है, लोगों के अधीन आ जाती है, गवर्नमेंट के अधीन आ जाती है, मजदूरों के हाथ में चली जाती है, ठीक है। इसलिए पूंजीपतियों का क्या मिला, समर्थन मिला। अगला पॉइंट यह है कि संस्थात्मक शासन प्रणाली में अरुचि, मतलब लोग पसंद नहीं कर रहे थे जर्मनी की संसदीय शासन प्रणाली को, क्योंकि जो वाइमर वंश जो शासन कर रहा था, प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था जो थी पहले वहाँ पे, उसने संविधान के जो कार्य है वो पहले सही से नहीं किया था। जर्मन के लोग उससे असंतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने केवल थोती बातें जर्मनी की जनता के साथ की थी
और जर्मनी को एक पावरफुल कंट्री जो है वो नहीं बना पाई थी वहाँ की संसद। इस प्रकार उनके बातों से लोग परेशान हो गए थे। उन्होंने फिर नई संभावना जो है वो नाजी दल के अंतर्गत देखी कि नाजी दल जो है वो अलग कर सकता है कुछ, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली कुछ नहीं कर पा रही थी जर्मनी के अंदर। इसलिए उन्होंने हिटलर की ओर क्या है देखना शुरू किया और हिटलर के विचारों से बहुत वो प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने क्या है संसदीय शासन प्रणाली को असफल मान लिया और उन्होंने सोचा कि हमारे देश के ऊपर कोई एक पावरफुल आदमी क्या करेगा, राज करेगा, तो वो बेहतर रहेगा राष्ट्रीयवाद के रूप से भी और जर्मनी के हित से भी, ताकि जर्मनी कठोर निर्णय जो है वो ले सके। इसलिए उन्होंने संसदीय शासन की प्रणाली को नकार के हिटलर के नाजीवाद को क्या किया, सपोर्ट किया। अगला एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो माना जाता है 1930 की आर्थिक मंदी। ठीक है, 1930 में पूरे विश्व के अंदर एक आर्थिक मंदी आई थी, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। इसीलिए जो किसान थे उनकी फसलें बर्बाद हो गई, उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया। तो नाजी दल ने वादा किया कि अगर हमारी गवर्नमेंट बनी तो हम तुमको फसल माफ़, कर्ज माफ़ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बेरोजगार हो गए थे पूरी दुनिया, देखो केवल जर्मनी में नहीं आई थी आर्थिक मंदी, पूरी दुनिया में आई थी। लेकिन हिटलर ने उस चांस को क्या किया, बुला लिया। ठीक है, तो लोगों को आश्वासन दिए कि हम आए तो ये निर्धनता दूर कर देंगे। इसीलिए किसानों ने क्या है हिटलर को वोट किया और 1932 के चुनावों में नाजी दल को 608 स्थानों में से 230 सीट मिली। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा जो हिटलर है उसके नाजी दल के उदय के कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण था 1930 की आर्थिक मंदी। ठीक है, समझ में आ गया कि आर्थिक मंदी क्या थी। अगला क्या है, जर्मन जनता का सैनिक मनोवृत्ति। देखो ये भी है, हिटलर ने वादा किया था कि देखो हम जर्मन को महान बनाएंगे। पहले जर्मन के अंदर बिस्मार्क जो था वो भी इसी विचारधारा का समर्थक था, और जो विलियम सेकंड कैसर था वो भी सैनिकवादी विचारधारा का समर्थक था, हिटलर भी सैनिकवादी विचारधारा का समर्थक था। तो हिटलर के लोगों ने ये सोचा कि देखो, वो जर्मनी के लोगों ने ये सोचा कि हमारी जर्मनी का तो बस रोल ही यही है कि हम लोग एक्शन में नज़र आते हैं। तो इसीलिए हिटलर की जो सैनिक प्रवृत्ति थी इसको भी लोगों का क्या मिला, सपोर्ट मिला। ठीक है, उन्होंने सोचा था कि हमारा देश जो है ना वो इसी रोल में अच्छा लगता है कि हम बस तोड़ फोड़ करते रहें चारों तरफ। जैसे बिस्मार्क ने तहलका मचाया था पूरी यूरोप के अंदर, ऐसे हिटलर तहलका मचाएगा। तो इसलिए सोचा कि चलो संसदीय प्रणाली को बाढ़ में जाने दो, गणतंत्र शासन प्रणाली को बाढ़ में जाने दो, यही शासन व्यवस्था जो है वो हिटलर बहुत बेहतर चला सकता है। नवयुवकों और सैनिकों और नौकरशाही का क्या करते थे, समर्थन करते थे। ठीक है, देखो लैंगमस का कथन है कि वर्तमान व्यवस्था के विध्वंस में उन्हें अपनी उद्धार जो है वो दिखाई देता था। वे नाजी दल के समर्थक बन गए, जो नए नए युवा थे वो जुड़ रहे थे नाजीवाद से। इसीलिए उग्रवादी जो राष्ट्रीय विचारधारा है वो उसका उदय होता है। शस्त्रीकरण बोलते हैं, नए नए हथियार बनाना। ठीक है, लगातार तो इसको क्या है प्रमोट मिला, और जो जर्मनी का यूथ था, जर्मनी का युवा था, उसने हिटलर की आइडियोलॉजी विचारधारा को सपोर्ट किया। ठीक है, वो सोचते थे कि बस यही सब कुछ है, इसी से हमारे देश का विकास हो सकता है, इसी से हम महान बन सकते हैं। तो ये जो जो यूथ है वो क्या था, हिटलर के साथ में खड़ा था। बहुत सारे लोग सोचते हैं हिटलर ये था, हिटलर वो था। हिटलर को जनता का समर्थन था। ठीक है, वो इलेक्शन जीत के गया था। अब इलेक्शन जीत के गया था तभी तो उसने कुछ किया था, ऐसे थोड़ी है कि बस हवा हवा हो गया, नहीं। उसको जनता का भी समर्थन प्राप्त था, कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। इटली के अंदर मुसोलिनी को भी जनता का समर्थन प्राप्त था, हिटलर को भी जनता का समर्थन प्राप्त था। अगला यह है कि हिटलर का यहूदी विरोधी होना। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में कि बड़े बड़े उद्योगपति जो पूंजीपति थे वो क्या थे, यहूदी थे, और उच्च पदों पर क्या थे, नियुक्त थे। तो जर्मनी के लोग ये सोचते थे कि ये लोग हमारा क्या करते हैं, शोषण करते हैं। और ये जर्मनी का मध्यम वर्ग जो बेकार लोग थे वो यहूदियों के क्या थे, विरोधी थे। इसलिए उनके बीच में क्या है, एक खाई जो है वो बढ़ती गई। हिटलर भी चतुर राजनीतिज्ञ था, उसने क्या किया, यहूदी लोगों का उन्मूलन करना शुरू कर दिया, उनके विरुद्ध भड़काऊ भाषण देना शुरू कर दिया और उनकी हत्याएं करवाना शुरू कर दिया। इससे क्या है, आम जनता का सपोर्ट जो है वो किसको मिला, हिटलर को मिला, कि देखो ये तो हमारे बारे में सोचता है, ये केवल जर्मनी की एक जाति के बारे में सोचता है, ये कट्टर जर्मनी देशभक्त है। तो इसीलिए हिटलर को क्या मिला, सपोर्ट मिला। अगला क्या है, हिटलर का व्यक्तित्व। देखो पर्सनैलिटी जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, व्यक्तित्व इम्पोर्टेंट होता है। बोलते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आपका पहली बार आपकी नज़र में कोई चढ़ गया तो चढ़ गया। ठीक है, उसके बाद कोई आदमी आपके साथ 1 साल रहे, 5 साल रहे, 10 साल रहे,
आप उसको पसंद नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक बार जो इम्प्रेशन होता है वो बढ़ जाता है तो बढ़ जाता है। तो एक जो नायक है उसके रूप में क्या है, इसकी छवि बनती है हिटलर की। और ये कुशल राजनीतिज्ञ था, कुशल सैनिक था, जनता की मनोभावनाओं को समझता था, इसलिए हिटलर को कुशल वक्ता भी बोला जाते हैं। इसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त थी, और ये हर समय हमेशा ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम से भागता था, ये उसको फेस करता था, हर चीज़ में खुदा के रहता था, इसलिए लोग इसको पसंद करते थे एज ए लीडर। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। अगला पॉइंट है नाजी के कार्यक्रम। ठीक है, देखो हिटलर ने खुल्लम खुल्ला कहना शुरू किया कि उन्हें पूरा करने का वचन दिया। संधि जो थी, जो वर्साई की संधि थी, उसको उसने अपमानजनक कहा। जो विचारधारा लोगों के अनुकूल थी उसको एक्सेप्ट किया, और उसने जितने भी जनता से क्या किए थे, वादे किए थे, उनको पूरा करने का क्या किया, प्रयास किया। जो प्रजातांत्रिक बातें थी उसमें इसकी आस्था नहीं थी। इसने कहा कि ये गवर्नमेंटें होती है मूर्ख बनाती हैं, शासन व्यवस्था मेरे हाथ में दो, मैं जर्मनी को यहाँ से वहाँ पहुँचा दूंगा, ये कर दूंगा। हिटलर ने उग्र राष्ट्रवाद का सहारा लिया, सैनिक राष्ट्रवाद का सहारा लिया। नाजी दल ने वर्साई की संधि को रद्द करने की का वचन दिया कि हम लोग आएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जर्मनी का गौरव बढ़ेगा, और हम जर्मनी को एक महान राष्ट्र जो है वो बना देंगे। तो ये सारी बातें जो है वो हिटलर करता है, करता ही नहीं वो करके दिखाता भी है। ठीक है, ऐसा नहीं बातें बातें की, उसने बहुत तेज़ी से जर्मनी का विकास किया, और एक स्थिति पर ऐसा बना दिया जर्मनी को कि पूरे यूरोप से टक्कर लेने की दम जो है वो जर्मनी के अंदर आ गई। कहाँ 1919 में वो हारा था, और 1939 तक यानी कि मात्र 20 साल में उसने दोबारा जर्मनी को बूस्टर प्रदान किया, दोबारा जर्मनी को पावरफुल बना दिया। ठीक है, तो उम्मीद है नाजीवाद के उदय के कारण आपके समझ में आए होंगे। जल्दी ही इसका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आएगा, उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण बातें। आप इसको नोट डाउन कीजिए बहुत अच्छे से। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, प्रतिक्रिया दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये ज़रूरी है, क्योंकि बाकी के लोगों तक फिर ये वीडियो जो है वो पहुंच पाता है। आपके फीडबैक को फिर बाकी के लोग देखते हैं कि इनको कैसे लगा जो हमसे पहले वीडियो देखा है। अगर आप लिखते हो कि हमको अच्छा लगा है तो बाकी के लोग भी फिर आराम से इसको सुनते हैं। तो इसलिए बिना सोचे समझे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में आता है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।